जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की क्या जल्दी अब गिरफ्तारी होगी? क्या सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या सत्यपाल मलिक को पहले से ही फंसाने की एक बड़ी साजिश कर ली गई थी? क्या सत्यपाल मलिक का सच बोलना सरकार को नागवार गुजरा है? क्या सत्यपाल मलिक का सच बोलना, सच के साथ रहना, देश के साथ रहना ये सरकार को पसंद नहीं आया? और क्या इसीलिए अब सीबीआई के रडार पर आ गए हैं सत्यपाल मलिक? दरअसल अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि जहां गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, दूसरी तरफ खबर यह भी है सत्यपाल मलिक हॉस्पिटल में भर्ती हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। तबीयत उनकी काफी ज्यादा खराब है और काफी ट्रीटमेंट उनका चल भी रहा है। लेकिन जरा मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि कैसे सत्यपाल मलिक को एक पुराने मामले में यहाँ पर जो है उनको सामने लाया जा रहा है और किस तरीके से एक पुराना मामला जो है उसमें अब सत्यपाल मलिक जो है वो फंसते नजर आ रहे हैं। कुछ मेरे पास पॉइंट्स हैं, कुछ खबर मेरे पास है, उसके जरिए मैं जरा अपने दर्शकों को बताऊंगा कि देखिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और 6 अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई ने एक भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट दाखिल की। यह मामला 2200 करोड़ रुपए की लागत वाले किरू जल विद्युत परियोजना के सिविल वर्क्स के ठेकों में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि किरू प्रोजेक्ट में गड़बड़ी हुई है। ठीक है, ये हो गया पूरा मामला। देखिए क्या है। किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए किया जा रहा है। सीबीआई जांच के अनुसार परियोजना के सिविल वर्क्स के लिए टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं पाई गई। सीवीपीपीपीएल की 47वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया था कि टेंडर प्रक्रिया ई टेंडरिंग और रिवर्स ऑक्शन के जरिए दोबारा कराई जाएगी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। इसके बजाय ठेका सीधे पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को दे दिया गया। उसके बाद आप देखिए बड़ी खबर क्या है कि 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि उन्हें गवर्नर रहते हुए परियोजना से संबंधित 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश भी की गई थी। तो ये मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ पूरा मामला। हालांकि पैसे भी ऑफर सत्यपाल मलिक को किए गए थे, लेकिन उन्होंने वो पैसे लेने से मना कर दिया। आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब भी होगा कि सत्यपाल मलिक का अपना कोई घर नहीं है। आप जानते हैं कि वो गवर्नर पद पर रहे, वो चाहते तो अपना अच्छा खासा आलीशान घर और तमाम चीजें बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने उन्हें फंसाने की बहुत सारी कोशिश की। उनके घर भी पहुंचे। कौन सा घर? जिस घर जो वो किराए के घर में रहते हैं, वहां पर कुछ नहीं मिला। मिला क्या? केवल कुछ बर्तन और कुछ ऐसी थोड़े मोड़े सामान। तो ये एक ईमानदार गवर्नर रह चुके हैं सत्यपाल मलिक, और इनकी छवि जो है वो ईमानदारी के लिए जानी जाती है। और जो इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, ये बताता है कि सरकार यहाँ क्या बदला निकालने की कोशिश कर रही है सत्यपाल मलिक से। क्योंकि ये बात खुद सत्यपाल मलिक ने जब वो गवर्नर के पद से हटे, जब रिटायर हुए, तो उन्होंने कहा था खुद, उन्होंने क्या कहा था कि मुझे तो ऑफर किया गया था, मुझे पेशकश की गई थी इतने करोड़ रुपए देने के लिए कि आप साइन कीजिए और आप जो है इस बिल को आगे बढ़ाइए। राज्यपाल थे वो बाकायदा। और वो प्रोजेक्ट जिसकी बात की गई थी, जो पैसे आए थे, देखिए वो अडानी वगैरह का कुछ प्रोजेक्ट था, उसको आगे बढ़ाने की बात थी। हालांकि ऊपर से दबाव भी पड़ा था सत्यपाल मलिक पर, संघ का दबाव भी पड़ा था, लेकिन मना कर दिया। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या सत्यपाल मलिक पहले से सीबीआई के रडार पर, क्या पहले से सरकार के रडार पर? बिल्कुल थे, क्योंकि सरकार उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। लेकिन सबूत मिले तो मिले कहां से? क्योंकि वो ईमानदार नेता, छवि उनकी बेहतर है, और इसके साथ ही ना कुछ उनके पास काला धन, ना कुछ ऐसी चीजें। तो यहाँ पर देखा गया कि कहीं ना कहीं कैसे तो फंसाया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सरकार का सबसे बड़ा तंत्र ये सरकारी एजेंसियां हैं। और अभी मैं अपने दर्शकों को बताऊं, मैंने हाल ही में एक प्रोग्राम किया है। उस प्रोग्राम में मैंने ये बताया कि किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है वो ईडी पर भड़की है। उन्होंने ये देखा है कि किस तरीके से ईडी गलत काम कर रही है, यानी कि मनमाना काम किया जा रहा है। जो सरकारी तंत्र है वो गलत काम कर रहा है, जो सरकारी एजेंसियां हैं ये गलत काम कर रही हैं, और इनका काम कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। और यही तो पूछा गया कि आपको आदेश किसने दिया इस तरीके के काम करने के लिए? तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो सरकार ने अपना हथियार बनाया था, यानी कि हथियार बी यानी बी टीम,
जो उसकी सुरक्षा एजेंसी है उसके जरिए वो जो काम करवा रहे थे, यानी कि चुनाव का वक्त है तो छापा पड़वा दीजिए, चुनाव का वक्त है तो किसी को भी उठा लीजिए। आपने देखा अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से उठाकर ले गए, आप झारखंड में चले आइए, हेमंत सोरेन को किस तरीके से उठाकर लेकर चले जाते हैं। आप देख लीजिए चुनाव का वक्त होता है तो ममता बनर्जी पर जो है तमाम सवाल होते हैं, वहां ईडी सीबीआई पहुंच जाते हैं। तो ये तमाम चीजें देखी जा रही है कि जब जब चुनाव आता है तो बीजेपी अपने इन हथियारों का इस्तेमाल करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये देखी जा रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से जो फटकार लगी है या जो कोर्ट के सामने आया है कि सरकार कहीं ना कहीं इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, क्या अब ये ऐसा होना बंद हो जाएगा? क्या सरकार की जो बी टीम है वो अब पूरी तरीके से कमजोर होती नजर आएगी? क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात है कि इन सरकारी एजेंसियों को हिदायत दी गई है, इन्हें कहा गया है कि वो इस तरीके का काम ना करे। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इशारों में सरकार को भी निशाने पर लिया, उन्होंने सरकार को भी डांट लगाई है। तो ये देखा जा रहा है कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर बोलना, ईडी सीबीआई तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं उनको हिदायत देना, ये बताता है कि सरकार अब संभल जाए और अगर सरकार आगे से सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करेगी, क्योंकि ये विपक्ष लगातार कहता भी रहा है कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है, वो भी चुनावों के वक्त में। तो क्या अब ऐसा करना वो बंद कर देगा? और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।